देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 60 खबरें आपको दिखाते हैं 60 मिनट में और शुरुआत करते हैं। बीएसएफ की सतर्कता के चलते पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जवानों ने एक घुसपैठिए को हिरासत में लिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम पर समझौते के बाद से शांति है, लेकिन सीमा पार से घुसपैठ की साजिशें लगातार जारी है। पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ जारी है और आपको बता दें कि इससे पहले 16 मार्च को रामगढ़ की सीमा के मल्लू चेक पोस्ट के सामने पाकिस्तानी घुसपैठियों को सीमा लांघने के बाद ढेर किया गया था और 20 मार्च को सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ की ओर से पकड़ा गया था। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद भी पाकिस्तान घुसपैठ के प्रयास करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को इस तरफ धकेलने के लिए सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता का स्तर टोह रही है। मऊ जिले के सदर विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के फर्जी असला बनवाने के मामले में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है और वहीं मुख्तार अंसारी ने पेशी के दौरान कोर्ट से कहा कि मुझे जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मुझे तकिया, हार्ड बेड, कुर्सी, कलर और फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की जाए। इस मामले पर मुख्तार अंसारी के वकील ने जानकारी दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। मुझे बोर्ड का कि मुझे हार्ड बेड तक दिलवाया जाए, लेकिन जेल प्रशासन मुझे तकत नहीं दे रहा है। कुर्सी दिया जाए, कुर्सी भी नहीं दे रहा है। तो इस ढंग से समाज से निवेदन है कि मुझे कुर्सी और जेल उसके लिए आदेश करवा दें चौकी के लिए। फिजियोथेरेपी, कमर में मेरे दर्द है, उसके लिए डॉक्टर ने भी एडवाइज किया, मेडिकल बोर्ड ने, कि फिजियोथेरेपी कराई जाए। वह यहाँ 60 दिन जब से आए हैं तो फिजियोथेरेपी नहीं हो पा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ली द्रियान के साथ बातचीत की है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों समेत कोविड-19 के बाद साझा एजेंडे पर सहयोग से काम करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री ने जयशंकर के साथ शिष्टमंडल स्तरीय बातचीत की और बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, फ्रांस के विदेश मंत्री जे.वाई द्रियान के साथ सहज, व्यापक और सार्थक वार्ता हुई। भारत और फ्रांस कोविड-19 के बाद साझा एजेंडे पर करीबी सहयोग के साथ काम करेंगे और इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि फ्रांस के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान कोविड-19 परिदृश्य के बाद व्यापार, रक्षा, जलवायु, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय भागीदारी को और मजबूत करने के बारे में चर्चा होगी। द्रियान का वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी वार्ता करने का कार्यक्रम है और वहीं फ्रांसीसी दूतावास के एक बयान में कहा गया था कि द्रियान हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सहयोग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जापान अगले 2 साल में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से रेडियोधर्मी पानी की बड़ी मात्रा को अगले 2 सालों में प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू करेगा और इस कदम का स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने कड़ा विरोध किया है। चीन, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया ने भी जापान के इस फैसले पर निराशा जताई है। लंबे समय से इस फैसले की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के विरोध के कारण इसमें देरी हुई। समुद्र में दूषित पानी को छोड़े जाने का फैसला जापानी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में लिया गया। मंत्रियों ने पानी को महासागर में छोड़े जाने को ही बेहतर विकल्प बताया। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि महासागर में पानी छोड़ा जाना सबसे व्यावहारिक विकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि फुकुशिमा संयंत्र को बंद करने के लिए पानी का निस्तारण अपरिहार्य है, जिसमें कई दशक का वक्त लगने का अनुमान है। ब्राजील पिछले 1 साल से कोरोना वायरस का कहर झेल रहा है। 1 साल बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। हर रोज तकरीबन 40,000 नए कोरोना के मरीज सामने आते हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। कोरोना के चलते ब्राजील में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। हालात ये है कि करीब 2 करोड़ लोग ब्राजील भूखमरी से मरने को तैयार हैं। ब्राजील की आधी आबादी को भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा है। ब्राजील में कुल 21.1 करोड़ आबादी है, जिसमें से आधे से ज्यादा लोगों को ठीक से भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। ब्राजील की आधी आबादी भूखमरी की शिकार है। ब्राजील के खाद्य संप्रभुता और पोषण सुरक्षा अनुसंधान नेटवर्क की रिपोर्ट से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में एक और टीके को मंजूरी मिल गई है। रूस में डेवलप की गई कोविड-19 वैक्सीन को अब आपको बता दें कि उसका नाम स्पुतनिक वी है।
सरकारी पैनल ने इसको अप्रूव कर दिया है। देश में इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। वैसे दुनिया में रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल करने वाली ये पहली वैक्सीनेशन है, लेकिन पर्याप्त ट्रायल डेटा ना होने के चलते दूसरे देशों में इसको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। तो वहीं भारत में कोरोना वायरस के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में अप्रूवल मिल गया, लेकिन अब कोरोना की तीसरी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला भारत 60वां देश बन गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ 3 बिलियन या फिर 40% की कुल आबादी वाले देशों में इस टीके को मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें कि इस वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी रूस में इसके क्लिनिकल ट्रायल के पॉजिटिव परिणाम के बाद दी गई है। देश में फिलहाल एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीकाकरण चल रहा है, लेकिन रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी इन दोनों के मुकाबले ज्यादा सरकारी बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इसकी कीमत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वैसाखी का पर्व पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते किसानों की ओर से वैसाखी खालसा पंथ स्थापना दिवस किसान धरना पर ही मनाया गया। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर इस मौके पर महिलाओं की ओर से श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया गया और किसानों की खुशहाली और भले के लिए अरदास की गई। वहीं सरकार की ओर से बातचीत के न्योते पर किसानों ने कहा कि किसी भी देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी समाधान बातचीत से ही निकलता है। केंद्र सरकार के रवैये में थोड़ा नरमी देखने को तो मिल रही है और हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों की मांगों को मानकर किसान आंदोलन को समाप्त करवाएगी। देखो जी, मैं तो शुरू से कहता हूँ और कहता आया हूँ और मुझे उम्मीद भी है भी ये तो एक देश का मामला है। इंटरनेशनल लेवल के जो मामले हैं वो गोल मेज पे ही उनका समाधान निकला है। और हमें जो महसूस हो रहा है सरकार के रवैये से, चाहे वो हरियाणा की सरकार है और सेंट्रल सरकार है, उनके रवैये में कुछ नरमाई आ रही है। और उम्मीद करते हैं भी जो किसानों के ये काले कानून है ये सरकार वापस लेगी और MSP पे ये कानूनी गारंटी देगी। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा चिंता जताई। हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही है उसका अच्छी बात करते हैं तो समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान वहाँ बहुत दिनों से बैठे हैं, कोविड का खतरा है। हालांकि किसानों को तो कभी तक हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हमें तो इस चीज़ का बचकर रहना चाहिए। और जो अनिल विज ने कहा हम उसकी बात का समर्थन करते हैं। और उसने यही बात कही जो हमारी समस्या को लेकर सरकार कृषि कानून रद्द करवाने के लिए किसानों ने लगातार प्रदर्शन जो उनका चल रहा है। और आपको बता दें कि बरनाला में रेलवे स्टेशन और बीजेपी जिला प्रधान के घर के आगे चल रहे किसान मोर्चे ने खालसा पंथ की साजना दिवस मनाया और जलियांवाला बाग के शहीदों को याद किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि मुगल हुकूमत के साम्राज्य और जुल्मी राज के मुकाबले में आज के दिन ये मनाया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की बात सरकार सुनेगी। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਕੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਨਵੀਨਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਨਵੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਜਾਤ, ਗੋਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਮ ਸੇ ਡਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਪੱਖ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੇ, 10 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 3 ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2 ਥਾਂ 3 ਥਾਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਪਸੌਰ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਸੌਰ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ कि सारियां घटनावां सानूं याद। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी में लोहारू अनाज मंडियों का दौरा किया है, साथ ही फसल खरीद प्रबंधों का भी जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं, जिनके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को फसल उठान कार्य में तेजी लाने के साथ मंडियों में पानी, बिजली और शौचालय व्यवस्था के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम सरकार द्वारा रद्द करने के जवाब में कहा कि प्रदेश हमारे सभी आंदोलनकारियों के बारे में लगातार सोच रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने जैसी कॉल न दे। मेरी प्रार्थना है कि इस तरह की कॉल बिल्कुल ना दें। लोहारू की मंडी में आया हूँ, सब जगह व्यवस्था देखी मैंने, अच्छी खरीद चल रही है, साथ साथ लिफ्टिंग भी चल रही है। और इस इलाके का किसान सरसों के भाव को देख के बहुत खुश है, क्योंकि ये दक्षिण हरियाणा का इलाका सरसों पैदा करता है। मेरे ख्याल में बहुत सारे सालों के बाद में सरसों का ये भाव मिला होगा। एमएसपी का भाव 450 और किसान की मिल रहा है 5,500, 5600। महेंद्रगढ़ में तो 6,000 की बात भी कर रहे थे। तो हमारी
कोशिश यही है कि किसान को हर फसल का एमएसपी से ज़्यादा ऊंचा भाव मिले। हम सरकार का खरीदने का बीच में इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं है जब तक 450 का भाव ना आए। और गेहूं की परचेज भी अच्छी सुविधाओं के हिसाब से हो रही है, लिफ्टिंग सही ढंग से हो रही है और किसानों के खाते में पहला प्रदेश शुरुआत की है कि 100/100 पैसा जिसकी फसल पैसा उसका। अप्रैल को हम सरकारी तौर पर बहुत सारे कार्यक्रम करते आए, गुरु नानक जयंती, वाल्मीकि जयंती या रविदास जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव जी के उनकी जयंती। इस बार सरकारी की बजाय हमारे जो कार्यक्रम है उसमें जो बयान आया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, उसमें हमको छोटे नहीं बढ़ते। किसी कार्यक्रम को कैंसिल भी करते हैं तो इसमें हमको किसी को बड़ा बनाना या किसी को छोटा बनाना ऐसा नहीं है। प्रदेश हमारा है और आंदोलनकारी भी हमारे हैं। उनको मेरी तो ये प्रार्थना है कि इस तरह की कॉल ना दें। आपकी बात कहने का आपको हक है और जो मंत्री, मुख्यमंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको भी अपनी बात कहने का हक है। और आंदोलन को हिंसक ना बनाएं, धमकी दे के आंदोलन ना करें। ये दूरगामी इस बातों के परिणाम होंगे। जो समाज विरोधी तत्व इसमें हावी होंगे, किसानों को बदनामी में। हरियाणा के रोहतक में अनाज मंडी के गेट पर मंडी प्रशासन ने गेट पर ताला लगा दिया है, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने रोड जाम कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पहले कहा गया था कि किसान गेट पास के लिए खुद समय तय करेगा और अपनी फसल को मंडी में लेकर आएगा और फिर किसान को आते ही गेट पास मिलेगा। लेकिन आज सुबह किसान फसल लेकर मंडी पहुंचे तो प्रशासन ने मंडी गेट पर ताला लगा दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि मंडी में नियम बदले जाते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना यह भी है कि सरकार जानबूझकर किसानों को तंग कर रही है, जबकि मंडी किसानों की है। किसान की फसल निकलते ही किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर आएगा। खरीद करना सरकार का काम है। नहीं भाई, पहले तो यूं था जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहा कद्दे ले आओ, अपना गेट पास कटाओ और मंडी में अपने गेहूं डाल जाओ। आज ना तो क्यों सूचना दी गई, ना किसी किसान द्वारा कोई मैसेज गया। और बिला जो 120 किसान हैं जो जिनके पास मैसेज गए हैं उनकी वो होगी। ये भाई 2000 रुपये ट्राली का किराया लग गई है, उल्टे करा ले जाए तारेंगे, जब फिर मैसेज आओगा फिर उल्टे आड़ ले आऊंगे। जब फसल लकड़ ली, मंडी जमींदार की होगी, कानून नदी नियम वो मंडी कानून आया था जो छोटू राम ने बनाया था, तो मंडी तो जमींदार की है। हमने आड़ भीतर क्यों नहीं गिरने दे रहे भाई? इस तो बुरी सरकार तो देखी नहीं आज थी भाई। अरे यो भी थोड़ा किसान आंदोलन की उसते ही बताओ, खोल तो दिया गेट का नहीं जाओ। ये बार गेट के बाहर क्या कारण है, क्यों की गेट रैली? ये बगैर सूचना दिए किसानों को पहले तो ये कई बिना में से जिस दिन क्यों निकले उसी दिन आ जाओ, फिर बिना सूचना दिए एकदम ये कर दिया कि जिसका मैसेज आ रहा है वही हुआ। क्या किसानों को इस बारे में सूचना नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। तो अब क्या? तो यह कि किसानों को 2 दिन पहले सूचना देनी चाहिए थी, वो अपने हिसाब से करते, फिर ये तो गलत है ना एकदम। सरकार के दिशा निर्देश कल 2 बजे के बाद सरकार से आदेश प्राप्त हुआ है कि जो भी शेड्यूल में जिस भी आड़ती का नाम है मंडी के अंदर वही एंट्री करेगा, क्योंकि मंडी के अंदर उठान नहीं हो रहा, इससे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। इससे जाम से मुक्त होने के लिए सरकार ने मलोट में हुई बीजेपी नेता के साथ मारपीट के मामले में जिन नामजद किसानों की गिरफ्तारी हुई थी उनको जमानत मिल गई है। मारपीट मामले में 3 नामजद किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, अब तीनों को जमानत मिल चुकी है। जमानत के बाद गांव पहुंचे किसानों का गांव वासियों ने जोरदार स्वागत किया। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मलोट में एक बीजेपी विधायक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें आंदोलनकारी किसानों पर मारपीट करने का आरोप लगा था। ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਣਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। रेवाड़ी जिले के गांव चौकी नंबर 1 स्थित टोल पॉइंट पर हटवाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे। यहां यादव ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि पिछले 35 दिनों से ग्रामीण शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार की तरफ से और ना ही संबंधित अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार हैं। कोई मौके पर नहीं पहुंचा। गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को ना जनता दिखाई देती है और ना ही उनकी आवाज सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में आज के दिन कहीं भी टोल नहीं लग रहा है, जबकि हमारे क्षेत्र में तो सरकार की ओर से नए टोल लगाए जा रहे हैं। इसलिए सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करें, तभी इस गूंगी बहरी सरकार की नींद खुलेगी। मैं समझता हूं कि ये जो सरकार है कि सड़कों को बेच देगी, रेलवे को बेच देगी, इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया इन लोगों ने। ये जितने ही हमारी धरोहर है, चाहे वो बहल हो, चाहे आपका हर चीज को, जो कि ऑर्डिनेंस कंपनी है जो आधुनिक चीजें बनाती है फौज की, उसको भी ये प्राइवेटाइज करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अभी आपने देखा होगा डसॉल्ट के अंदर भी इन लोगों ने घूस ली है। तो ये इतने ईमानदार व्यक्ति नहीं है। और ये जो टोल लगाया है चौकी नंबर 1 पर, ये जो है बिल्कुल असंवैधानिक है। और जो ओडिया रोड होती हैं, इनमें कभी भी टोल नहीं लगता है। आप मेन रोड पे आपने टोल लगा रखा है। मैंने तो आह्वान किया यहाँ किसानों को कृषि बिल का भी एक विरोध करें, और जो ये जो रोड पर जो टोल लगा रहे हैं, अगर एक रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि यहाँ टोल लगा दें। ये केवल इसलिए यहाँ टोल लगा रहे हैं, वो समझते हैं यहाँ के लोग जो हैं इनमें एकता नहीं है। और मैं समझता हूँ इस बार हमारे जो नौजवान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ बैठकर उन्होंने अपना एकता का एक नमूना दिखाया है। इसी प्रकार पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने लाठीचार्ज और नहर में लगाई छलांग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इन टीचरों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है और कई अध्यापक नहर में छलांग लगा रहे हैं। कम से कम इनकी बात तो सुननी चाहिए। आपने इलेक्शन तो पहला लोगों के नाल वादा किया सी कि मैं घर घर नौकरी दूंगा, फार्म भरे सी। अज टेट पास ते ईटीटी पास, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਖੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, मेरा ख्याल है भी आज 15 हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर लगातार समस्या बनी हुई है। कभी मैसेज वाली समस्या, कभी आढ़तियों के काम ना करने वाली समस्या, कभी बारदाने की समस्या। और आपको ये बता दें कि करनाल की इंद्री अनाज मंडी का बुरा हाल है। यहाँ पर लोडिंग ना होने के चलते मंडी भर चुकी है, जिसके चलते मंडी में जगह नहीं बची है और नई ट्रॉलियां नहीं आ पा रही हैं। गुस्साए किसानों ने स्टेट हाईवे जो कि यमुनानगर से करनाल जाता है, उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी लिफ्टिंग की है। लिफ्टिंग ट्रक नहीं है, होटल बंद होने की वजह से ट्रक नहीं है, तो उसकी वजह से मंडी में कट्टा ही कट्टा भरा पड़ा है। पैर रखने की व्यवस्था नहीं है। और कल 2 बजे से लेकर अब तक पोर्टल इन्होंने बंद कर दिया है कि अनाज लेकर मत आए, गेट पास नहीं कटेगा। लेकिन किसान अपना अनाज नहीं रोक सकता, क्योंकि इस टाइम गेहूं इतनी पक चुकी है। अगर एक छोटी सी भी चिंगारी कहीं से भी आकर गिर गई तो किसान का पीला सोना चलकर राख हो जाएगा। ना ही गेट पास है, ना ही ढाका है, ना ही बारदाना है। समस्या पूरी अनाज मंडी समस्याओं से भरी हुई है। आप किसी भी छोटी बड़ी समस्या की बात कर सकते हैं। कहाँ पे आपने जाम लगा दिया? ये करनाल से राष्ट्रीय हमारा जो होता है, ये पिछले 11 बजे से लेकर और अब तक जाम। तो कब तक जाम नहीं खोलेंगे? ये अनिश्चित काल तक जाम रहेगा, जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। मंडी में लिफ्टिंग की वजह से लगा है जाम। लिफ्टिंग नहीं थी, सरकार ने 48 घंटे का हमें बताया, अभी 48 घंटे में आपकी लिफ्टिंग हो जाएगी। 48 घंटे में यहाँ
4 लाख के परचेज में से 40-45 हज़ार कट्टा उठा है, तो 48 घंटे का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके 48 घंटे के बाद पेमेंट की बात थी, जब तक माल उठेगा तो पेमेंट कहाँ होगी। ना बारदाना है, ना हमारा पोर्टल बंद कर दिया है। कल 24 घंटे के लिए मंडी में किसानों का माल आने से रोक दिया गया है। जब मैसेज आएगा उसके हिसाब से सारा हरियाणा खुला है, हमारी मंडी बंद है। ना ठेकेदार पे 46 गाड़ी में जो पोर्टल पे गाड़ी ली हुई थी वो गाड़ी यहाँ पे हमें दिखा दे। आ रही है कि इनका कहना है अभी मंडी में लिफ्टिंग स्लो है, तो हमने जो आंकड़े देखे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की जो परचेज है उसमें लिफ्टिंग स्लो है। गाड़ियाँ जो है ठेकेदार के द्वारा कम प्रोवाइड की गई है और साथ ही साथ बारदाने की समस्या आ रही है। तो इसके लिए जो है हम अभी इनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे सामने परचेज एजेंसी और ठेकेदार हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि गाड़ियाँ बढ़ाएं, लिफ्टिंग फास्ट करें और बारदाने की समस्या जो है आती है किसानों को ना आए। तो जाम वगैरह लगा दिया है सर? जी, इन्होंने जाम लगाया, यही इसी के इनके साथ। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच में चुनाव आयोग अब एक्शन मोड में नजर आने लगा है। मुस्लिम वोट को लेकर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगाया था, तो वहीं अब आयोग ने विवादित बयानबाजी को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी चुनाव प्रचार करने से 48 घंटों तक बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सीआईएसएफ की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत के बाद बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ को 4 नहीं 8 लोगों को गोली मारनी चाहिए थी। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष के उस कथित बयान पर उन्हें नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई स्थानों पर शीतलकुची जैसी घटना की पुनरावृत्ति होगी। और इतना ही नहीं, भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को 29 मार्च को दिए गए भाषण पर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 9 अप्रैल को चुनाव आयोग को जवाब भेजना है, जिस पर चुनाव आयोग ने उन्हें आदर्श आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक बयानबाजी करते हुए ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। हरियाणा के रोहतक के बलंबा निवासी किसान नरेश की 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई और दुख की बात यह है कि सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। किसानों ने अपने स्तर पर ही प्रयास करके आग बुझाई। अब पीड़ित किसान ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र है जी। मैं गांव बलंबा, जिला रोहतक, तहसील महम से बोल रहा हूँ। ये एक भाई नरेश की फसल जल गई, जिसके करीब गरीब लड़का जी गांव से जमा बिल्कुल 60-70 हज़ार का नुकसान हो गया। सरकारी तरफ से कोई सहायता ना, फिर फायर ब्रिगेड ने फोन उठाया इसका। हम सरकार से ये मांग कराएंगे कि इसकी जल्दी जल्दी सहायता जो राशि को मुहैया कराई जा, वो जल्दी सरकार की हम यही अपील है कि गरीब लड़का जी, इसके 2-3 लड़कियां हैं, घर में अकेला ही सहारा जी हो। हम सरकार ना फायर का कोई रिस्पॉन्स मिला, ना सरकार की तरफ से कोई वो आया। गाँव वाला ने अड़ोसी पड़ोसी ने अपनी ट्रैक्टर से जेसीबी और अपने ट्यूबवेल साधन दो भी उसके सहायता से आग बुझाई है जी। अन्यथा सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। श्रीपाल है जी। ये कैसे लगी आग? या पता नहीं जी कैसे लगी, हम तो गेहूँ कटवा रहे थे उन्हें, दूसरे ने बताई है आग लगी। ये किला जल गया जी, ये इसका देखो मुआवजा दो। कितना नुकसान है लगभग भाई? लगभग 60-65 मन किला लकड़े हैं गेहूँ, और गरीब आदमी है जी। जमीन ठेके पे ले रखी थी? ठेके पर जमीन ले रखी थी, 40,000 रुपये किला। तो कैसे गुजारा किया था? हाँ, फायर ब्रिगेड पर भी फोन किया जी, वह भी नहीं आई, ना फोन उठाया। और फिर हमने अड़ोस पड़ोस से मानस आए, ट्रैक्टर टूल टाल चलाई, पानी से आग बुझाई है। तो फायर ब्रिगेड किया था? उत्तर प्रदेश के जालौन में 26 अप्रैल को तीसरे चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले के 9 विकास खंडों में अगर बात करें तो 630 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 574 प्रधानी और 25 जिला पंचायत सदस्य की सीटों के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए जिले के विकास खंडों और उरई के कलेक्ट्रेट में बनाए गए नामांकन केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए। और आपको ये भी बता दें कि नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, कोविड गाइडलाइंस का पालन करा रहा है, जिससे नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपको ये भी बता दें कि जालौन में तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, जिसके लिए 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसके लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के उम्मीदवार कोविड-19 का पालन करते हुए नामांकन कक्ष में अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे।
यहाँ जिला पंचायत के 25 वार्डों की नामांकन होना है और हर 5-5 वार्ड पर एक ARO लगाए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। एंट्री करते ही उन लोगों को थर्मल स्कैनर चेक कर रहे हैं हम लोग और हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है। गेट से एंट्री केवल प्रस्तावक और उसके प्रत्याशी को दी जा रही है, केवल 2 लोग के प्रवेश में हो पा रहा है। क्या व्यवस्था है सर जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगी? सोशल डिस्टेंसिंग जगह जगह लोग लगे हुए, हमारे पुलिस के लोग लगे हुए हैं, उनको इकट्ठा करा रहे हैं, लाइन से लोग खड़े हो। कब तक प्रक्रिया चलेगी सर? ये शाम के 5 बजे तक चलेगी। 8 से 5 आज चलेगी, कल नहीं चलेगी, फिर 15 तारीख को भी सुबह 8 से 5। किन विशेष चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कोविड के लिए? तो सोशल डिस्टेंसिंग उन लोगों और सबको एंट्री करने के लिए थर्मल स्कैनर चेक करा रहे हैं हम और हाथों को सैनिटाइज करा के भी अंडर हॉल में भेज रहे हैं। एक उम्मीदवार के साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंचायत चुनाव तीसरे चरण में होना है, जिसको लेकर जिले में प्रत्याशियों का नॉमिनेशन लगातार कराया जा रहा है और निगरानी भी खुद जिले के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। लेकिन नॉमिनेशन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की जारी की गई गाइडलाइंस की प्रधान प्रत्याशियों को जानकारी तक नहीं है। आपको ये बता दें कि एसडीएम सदर खुद ब्लॉक में बैठकर सीसीटीवी से पूरे ब्लॉक की निगरानी कर रहे हैं और वहीं एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक ब्लॉक में व्यवस्थाएं की गई हैं। मुरादाबाद में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जी क्या नाम है आपका? किस जगह आई आज? कचहरी में नॉमिनेशन के लिए आई है। कैसे खड़ी होगी प्रधानी में? अच्छा किस चीज़ से चुनाव लड़ रही हैं आप? एक मिनट भैया। अच्छा सरकार द्वारा कोरोना की गाइडलाइन जारी करी गई है, क्या गाइडलाइन है, क्या पालन करवा रही हैं आप अपने क्षेत्र में? चुनाव लड़ने के लिए आई हैं और गाइडलाइन का भी नहीं पता? मास्क के बारे में क्या क्या गाइडलाइन है? अभी आपसे भी कर लूँगा। किस जगह आई हैं? किस जगह का नॉमिनेशन करने के लिए आई हैं? कहाँ किससे आए हैं? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में जनपद मुरादाबाद में तृतीय चरण में निर्वाचन होना सुनिश्चित है। उसके क्रम में दिनांक 13 और 15 अप्रैल को यहाँ नामांकन प्रक्रिया आरंभ है। 13 तारीख को पहले दिन का नामांकन शुरू हुआ प्रातः 8 बजे से और ब्लॉक मुरादाबाद में इसमें हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप की गई हैं। 6 नए पंचायतें हैं, उसी के अनुरूप 18 काउंटर बनाए गए हैं। बीडीसी के लिए अलग बनाया गया है, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के लिए अलग बनाया गया है और जिला पंचायत के लिए आप लोग जानते हैं कि नामांकन जो है कलेक्ट्रेट परिसर में लिया जा रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादि का पालन कराते हुए हम लोग यहाँ पे नामांकन। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद 60 खबर 60 मिनट का सिलसिला लगातार जारी रहेगा मेरे सहयोगी योगेश पांडे के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 60 खबर 60 मिनट में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए जिले में 15 नामांकन केंद्र बनाए गए हैं। 13 और 15 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। जिले में 1136 ग्राम पंचायत हैं, 45 जिला पंचायत सदस्य और 1116 क्षेत्र पंचायत हैं। 14 ब्लॉकों में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत सदस्य का नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। विकास वार्ड नंबर 3 में जितने भी प्रत्याशी आज तक लड़े हैं, विकास कोई नहीं किया है। विकास करने के लिए ही आए हैं हम, और आगे भी विकास करने की सोच रहे हैं। अगर जनता ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया तो विकास करके दिखाएंगे। जैसे क्या आपका लक्ष्य विकास का? लक्ष्य है अभी क्षेत्र में जाके पता चला कहीं रोड का दिक्कत है, कहीं और भी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां हैं, पुलिया नहीं है, जाने का रास्ता। क्षेत्रीय विकास के लिए हमारे केंद्र सरकार की 7 साल की उपलब्धि और प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धि हम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। नीचे तक जो हमारे जो है मतलब दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, मतलब अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजना पहुंचे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं और अंतिम वक्त तक हमारी सरकार की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव पूरी तन्मयता से, पूरी योजना से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव में पार्टी के जो भी घोषित उम्मीदवार होते हैं, समर्थित प्रत्याशी होते हैं, उनके लिए पूरी मेहनत से प्रयास करते हैं। इसीलिए आज देश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की केंद्र की मोदी जी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। और इस पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर जिला पंचायत वार्ड में पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। कार्यकर्ता लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह ही पूरी तन्मयता से लगे हैं। पार्टी के उपलब्धियों का जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं और सभी की सभी सीटों पर जीतकर हम आएंगे। सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के भारतीय जनता पार्टी के दावेदार आने वाले दिनों में जिला पंचायत के अध्यक्ष। क्या लगता है 2022 का चुनाव होगा, यूपी का चुनाव, ये सेमीफाइनल के रूप में ले रही है बीजेपी? नहीं, हर चुनाव अलग अलग होता है। कोई चुनाव किसी चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता है। भारत की जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पंचायत का चुनाव है, पंचायत के चुनाव का तौर तरीका अलग होता है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हर वार्ड की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने केंद्र की सरकार चुनी और फिर प्रदेश की सरकार चुन के डबल इंजन की सरकार दी, तो इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश में वो सब हुआ जो आज़ादी के। तो यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया है। और तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले में भी 45 जिला पंचायत सदस्य, 1136 ग्राम पंचायत व 1116 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिले के डुमरियागंज ब्लॉक में नामांकन के दौरान भारी संख्या में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी, लेकिन ब्लॉक परिसर के अंदर कोविड-19 के नियमों का पालन देखने को नहीं मिला। पर्चा दाखिल करने आए प्रत्याशियों द्वारा घोर लापरवाही देखने को मिली। आज पर्चा दाखिला के दिन में आपने देखा है कि जब सुबह से हम बाहर आए हैं तो गेट पर ही वहाँ पर सबसे पहले बार उनकी चेकिंग की जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से। इसके बाद कोविड हेल्प बनी है, वहाँ पर भी जांच की जा रही है। बिना मास्क को पहले किसी की एंट्री नहीं की जा रही है। साथ में गोले बनाए गए हैं और यहाँ पर 16 नई पंचायतें, सभी नई पंचायतों में गोले बने हुए हैं और बैरिकेडिंग की गई हुई है। और यहाँ पर समुचित व्यवस्था आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग तो पालन नहीं है। नेता कदा 2-4 लोग रहते हैं, थोड़ा गायब। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां एक तरफ लॉकडाउन की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को लेकर लगातार बंद होने से स्कूल संचालकों में अब भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने हमसे बिना पूछे स्कूल बंद करने का फैसला लिया है, जिससे हमें आघात पहुंचा है और इसलिए हमने स्कूल खुले रहने की बात कही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब चुनावी रैलियां हो सकती हैं, सरकारी दफ्तर खुल रह सकते हैं और दुकानें भी खुल सकती हैं, तो आखिरकार स्कूल क्यों नहीं खुल सकते हैं। 30 अप्रैल तक जो है वो स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई और अचानक ये पत्र आया कि 30 अप्रैल तक जो है सभी स्कूल 8th क्लास तक बंद रहेंगे। 1 साल से ज़्यादा पीरियड से स्कूल बंदी के दौर से गुजर रहे हैं। बाकी सभी व्यवसाय, सरकारी दफ्तर और चाहे आप दुकानें लें, मॉल लें, एयरलाइंस लें,
बसेस ले, मतलब सभी संसाधन और जो व्यवसाय हैं वो खुले हुए हैं, पूरी तरह से खुले हुए। सिर्फ स्कूलों के ऊपर दोबारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे अभी हरियाणा में कल से नाइट कर्फ्यू लगा, तो नाइट कर्फ्यू का मतलब कि दिन में काम होंगे और रात को नाइट कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। और हमारे पे पूरा ही कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया, यानी कि स्कूल लॉकडाउन की स्थिति में। प्रदेश खुला है, देश खुला है, बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, लाखों की उसमें जो है तादाद में लोग रैलियों में भाग ले रहे हैं, असम में भाग ले रहे हैं जो किसी से छुपा नहीं है। धार्मिक संस्थानों में भी जो है लोग पूरी संख्या के साथ जा रहे हैं। अभी कुंभ का भी आयोजन होने वाला है जिसको सरकार ने परमिशन दी। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा ही जो है क्या इसकी वजह से ही कोरोना, क्या बच्चे कोरोना फैलाते हैं? स्कूल बंद कर दिए जाए। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फिर से पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को दोबारा बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले को लेकर निजी स्कूल संचालकों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अंबाला में निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। इस दौरान स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार को एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए था ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। 8वीं के स्कूलों को 30 तारीख तक बंद करने के हम इन आदेशों को बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि शिक्षा के लिए कितनी गंभीर है सरकार इस समय। आप देखिए 1 साल से लगभग स्कूल जो हैं बंद थे, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी और वो छोटे बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी जिनके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क था, मगर फिर भी निजी स्कूलों ने और अभिभावकों ने मिल के इस टास्क को देखा। मगर अब ज़रूरी था कि इस समय स्कूल ज़रूर खुल जाते क्योंकि जो नुकसान बच्चों का हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल था। मगर जिस तरीके से ये आदेश एकदम पहली से 8वीं स्कूलों को 30 तारीख तक बंद करने के आदेश दिए हैं, तो हम मानते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है ये इन आदेशों को देख के ही पता लगता है। जबकि सरकार को एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए था सरकार को स्कूल खोलने के लिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों का घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। बहुत तेजी से फैल रहा है और उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। कोई भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ की हैं, रेल की हैं, पुलिस की हैं, उनको इजाज़त होगी और इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कर्फ्यू सबके लिए है। मैंने बता दिया कि जो एसेंशियल हैं उनको देंगे और नॉन एसेंशियल को नहीं देंगे। इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसको हम अलाउ करेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे। सरकार का हमारा फैसला है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भी चलती रहे और ज़िंदगी बचती भी रहे। इसलिए कोई किसी में प्लान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे कारोबार यथावत चलेंगे, इंडस्ट्रीज भी यथावत चलेंगी। जो नाइट शिफ्ट के हैं वो कर्मचारी 9 बजे से पहले अपनी फैक्ट्री में पहुंच सकते हैं और सुबह 5 बजे के बाद वो छुट्टी कर सकते हैं। इसलिए कहीं पर कोई विघ्न पैदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि कारोबार, काम धंधे वैसे ही चलते रहें और थोड़ा सा लोगों के ऊपर इसका असर भी रहे कि इतनी भयंकर बीमारी फैली हुई है और हम इसके लिए चौकस रहें। हम इसके और भी हमने आदेश दिए। हमने लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई है कि जो इंडोर है वो 50% जो हॉल की कैपेसिटी है या मैक्सिमम 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आउटडोर 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं और फ्यूनरल में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त
मैंने कल आदेश जारी किए हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज को, कि वो अपने अधिकारियों के माध्यम से जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें लोगों से। हम कोई लॉकडाउन नहीं करना चाहते हैं। लोगों को किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो हम कह रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। नहीं का हरियाणा से कहीं कोई प्लान नहीं हो रहा। सर, कोरोना वैक्सीन की क्या स्थिति है? नहीं, कोरोना वैक्सीन हम पूरी तरह से 26 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं। और ये जो कोरोना उत्सव चल रहा है 11 से लेकर 14 तारीख तक, ज्योतिबा फुले के जन्मदिन से लेके भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन तक, ये जो उत्सव चल रहा है इसमें हम 10 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगाएंगे। और हमारा टारगेट है कि अप्रैल अंत तक हम 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। 45 साल से ऊपर के लोगों की जो जनसंख्या का आंकलन है वो 60 लाख है। हम मई महीने तक 45 साल से। तो कोरोना को लेकर यूपी के मुरादाबाद से एक बुरी खबर आई है। दरअसल मुरादाबाद के एडीजी तृतीय सत्यप्रकाश द्विवेदी का कोरोना से निधन हो गया है और अभी सोमवार को ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उधर एडीजी के निधन से कोर्ट परिसर में सन्नाटा छाया हुआ है। बता दें कि इस बात की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर एससी गर्ग ने फोन पर की है। तो खबर उधर हरियाणा के चरखी दादरी से है, जहां निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि सोमवीर सांगवान ने जानकारी देते हुए कहा कि वे कुछ दिन से बीमार चल रहे थे और जिसके बाद उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया और जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मैंने खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लिया है और इस दौरान विधायक ने अपील की है कि पिछले दिनों जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। तो भोजपुरी फिल्मों के स्टार निरहुआ और उनके 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना की चपेट में आ गए हैं और फिल्म के निर्देशक पदम सिंह ने इस खबर की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक निरहुआ की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उनकी टीम बांदा के एक ग्रामीण इलाके में नियमों को नजरअंदाज करते हुए शूटिंग कर रही थी और ये शूटिंग बीते कई दिनों से चल रही थी। निरहुआ के अलावा जो अन्य 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से एक कैमरामैन है जबकि दूसरा असिस्टेंट है। निरहुआ की जिस फिल्म की शूटिंग बांदा में चल रही थी उसका नाम सबका बाप अंगूठा छाप। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले निरहुआ ने हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ओके तो उधर देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना बदस्तूर जारी है। राजधानी दिल्ली भी एक बार फिर कोरोना महामारी की चपेट में आ गई है और हर दिन कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में 11,491 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे जबकि 72 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बीच सरकार सख्त फैसले उठा रही है। तो वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने आज हिंदू राव हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है और कहा है कि इस वैक्सीन से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही का मामला भी सामने आया है, जहां लापरवाही के कारण 7 मरीजों की मौत हो गई है। मुंबई के नाला सोपारा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 7 कोरोना मरीजों की कथित तौर पर मौत का मामला सामने आया है। इस मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने खूब हंगामा किया। हालांकि अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि इस अस्पताल में सिर्फ गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को एडमिट किया जाता है। जिन मरीजों की मौत हुई है वे उम्र या किसी और बीमारी से पीड़ित थे, यानी ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे को अस्पताल प्रबंधन ने खारिज कर दिया है।
में हम ही एक हैं चूँकि क्रिटिकल पेशेंट्स हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो पेशेंट्स को जो हमारे पास आज लगभग 60 डेथ हुई है हमारे आईसीयू में, जो कि वो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दिनों से एडमिट थे और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, जो कि उनके रिश्तेदारों को उनके जो सबको अच्छे से समझाया गया था कि पहले दिन से ही आपका कंडीशन पेशेंट का ऐसा ऐसा है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स को ही हम इंजेक्शन रेमडेसिविर, इंजेक्शन टोसिलिजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब चीज़ें हम देते हैं, और जो कि सब पेशेंट्स को लगभग बताया गया था, और थोड़े बहुत पेशेंट्स को जिनको जैसे सुविधा हुई वैसे उनको दिया भी गया था, लेकिन उनकी बॉडी की प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण और किसी पेशेंट्स की उम्र ज़्यादा होने के कारण, किसी पेशेंट्स को और जूनी बीमारी साथ में होने के कारण, जैसे डायबिटीज़ हो गए, शुगर हो गए, ये सब बीमारियों के कारण उनकी बॉडी। तो मध्य प्रदेश के भिंड स्वास्थ्य प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि यहां कोरोना पॉजिटिव का शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार परिजनों ने किया। दरअसल मामला भिंड जिले के उमरी कस्बे का है, जहां परिजनों ने स्वास्थ्य प्रबंधन टीम पर 4 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, कोरोना वैक्सीन लगने से मृतक की तबीयत खराब हुई। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि इलाज करते समय ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हो गई है। और वहीं परिजनों ने तीसरा सबसे बड़ा आरोप लगाया कि जब उनके लक्षण कोरोना जैसे थे तब जनरल वार्ड में रखा और मौत हो जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं चौथा आरोप यह है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद परिवार के सभी लोग संपर्क में रहे, लेकिन 20 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक किसी की जांच नहीं हुई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन सभी आरोपों को नकार रहा, इसलिए पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया न्याय की गुहार लगाई है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं, जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हमारे भाई की मौत हुई है, एक लापरवाही नहीं बल्कि 4 लापरवाही हमारे साथ की गई। पहले नंबर पे वैक्सीन लगने के बाद भाई को बुखार आया, तो इसमें शायद हो सकता है वैक्सीन टेम्परेचर बढ़ गया वो तब लगाई गई हो सकता है। अब इसकी जांच कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी लापरवाही, भैया को ऑक्सीजन नहीं मिली, सिलेंडर नहीं बदला गया समय पे, सिलेंडर होते हुए नहीं बदला। मैडम ने कहा हम लंच पर हैं, हमें खाना खाने दो, उसके बाद तुम्हारा सिलेंडर बदला जाएगा। ये लापरवाही हुई। और तीसरी लापरवाही, भैया यदि कोरोना के लक्षण थे, डॉक्टर तनख्वाह लेते हैं 1.25 लाख रुपए, तो उन्हें मालूम होना चाहिए था कोरोना लक्षण है, तो भाई को कोविड वार्ड में एडजस्ट करना था और जनरल वार्ड में एडजस्ट करके रखा। करीब वहाँ की नर्सें, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के आसपास के पलंग वाले मरीज सारे लोग संपर्क में रहे होंगे, तो इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। भाई ऐसा इतनी लापरवाही है क्यों? और उसके बाद 4 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दी गई कि आपकी 4 दिन बाद कोरोना की रिपोर्ट आ रही है। जब भाई की डेथ हो गई, 2 घंटे मुझे घर लाए हुए डेड बॉडी को, उसके बाद हम पे खबर आती है कि भाई आपके भाई के पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो यहाँ डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने भाई को खींचतानी भी की और हमसे कहा तुम्हारा घर सैनिटाइजर कराएंगे, तुम्हारी सैंपलिंग करेंगे सब लोगों की। अभी तक ना कोई सैंपलिंग हुई हमारे यहाँ, ना कोई सैनिटाइजर हुआ, ना कोई हमें किसी तरह की राहत दी गई। अभी तक हम लोगों की बिल्कुल घोर लापरवाही और बिल्कुल अनदेखी की जा रही है हर समय। हम मिडिल क्लास के लोग हैं। वैक्सीन उन्हें 9 दिन पहले लगाई गई थी, ठीक है, और उनकी तबीयत खराब अभी 3 दिन पहले हुई है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन लगाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। वो पहले से ही अस्थमेटिक पेशेंट थे, अस्थमा के, तो ये है। पहले से पेशेंट थे तो उसकी जांच नहीं हुई थी? हाँ नहीं, वैक्सीन लगाई थी, हमें पता था कि अस्थमा के पेशेंट है, लेकिन उसमें वैक्सीन लगाने का उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसे वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। वे अस्थमेटिक। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली में स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने इससे पहले 6 अप्रैल के आदेश में रात को 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया था और जल्द ही दिल्ली में कुछ नई पाबंदियों का ऐलान भी हो सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि DDMA ने दिल्ली में कुछ नई पाबंदियों को लेकर चर्चा की है और इसको लेकर जल्द ही आदेश जारी हो सकता है। सभी तरह की सामाजिक, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, धार्मिक फेस्टिवल से जुड़ी गैदरिंग पर रोक लगाई जा सकती है और इसके साथ ही निगेटिव RT-PCR की शर्त पर भी विचार किया जा रहा है।
तो बिहार में कोरोना वायरस लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और गंभीर भी है। मंगल पांडे ने बताया कि अन्य राज्यों में कोरोना से बिगड़ रहे हालातों के मद्देनजर बिहार में मरीजों की टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग पर लगातार कार्य किया गया है। इसके साथ ही इसको और भी बेहतर बनाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पॉजिटिव केसेस हैं उसकी तुलना में बिहार में बहुत नियंत्रित है, लेकिन तेजी से ये बढ़ रहा है, इसलिए सावधानी हम सब लोग को रखनी है। सरकार की तरफ से आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, हम जांच को भी 90,000 से 1 लाख तक प्रतिदिन लेके चले गए हैं। तो ये सारी सावधानी हम सब लोग बढ़त रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी पर्याप्त कोरोना वैक्सीन है। आज ही 5 लाख डोज आया है, आज से 6-7 दिन पहले भी। देश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वैक्सीन के खिलाफ इलाज में कारगर मानी जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि रेमडेसिविर नाम की दवा को लेकर लोग बेवजह उत्सुक हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के मांगे जाने पर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। किसी भी वैक्सीन की 100% नहीं होती। हमें वैक्सीन लेने के बाद भी अपने बचाने के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग करना, उसको करना होगा, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति के पास बहुत सारा वायरल लोड है तो आपको सारा ही शस्त्र जो है इकट्ठे चाहिए। ये हो सकता है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी इन्फेक्शन हो, लेकिन ये याद रहे कि वैक्सीन के बाद होने वाली इन्फेक्शन में आप उम्मीद करेंगे कि जो बीमारी होगी वो सीरियस नहीं होनी चाहिए। सीरियस उसका आउटकम जैसे कि मोर्टेलिटी, ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन हमारे डिजीज को मॉडिफाई करते हैं। 60 मिनट 60 खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।